बच्चों, अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है गुरु बीजाणु। क्या नाम है? गुरु बीजाणु। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी में और सीबीएसई में और आरबीएसई में। जो आरबीएसई में नया सिलेबस आएगा उसमें चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें एक टॉपिक है गुरु बीजाणु। को आप कुछ भी पाठों में लैंगिक जनन में टॉपिक का नाम है गुरु बीजाणु, या अपन कह सकते हैं स्त्री केसर। क्या भाग है? स्त्री केसर का भाग है, या कह सकते हैं मादा युग्मोद्भिद। ये तीन नाम एक साथ ही लिखे इन्होंने। ठीक है, तो आपको अगर फोन में कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सर हमारे ये आपका जो वीडियो थोड़ा डार्क दिखता है, तो वीडियो डार्क दिखता है तो आप क्या है तो अपने फोन की ब्राइटनेस है उसको थोड़ा इंक्रीज करें। और फोन की ब्राइटनेस जब इंक्रीज करोगे तो आपको बिल्कुल ये अक्षर है वो साफ दिखेंगे लिखे हुए कि क्या मैंने लिखा है। तो गुरु बीजाणु है, स्त्री केसर है, मादा युग्मोद्भिद है, उसके बारे में अपन समझेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर एक टॉपिक है, उस टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब गुरु बीजाणु है उसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले पुष्प है, उस पुष्प के अंदर क्या है थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको वापस देते हैं। पुष्प का मादा भाग है, क्या है? पुष्प का मादा भाग होता है उसको कहते हैं जायांग। पुष्प के मादा भाग को किस नाम से जानते हैं? जायांग के नाम से जानते हैं। अब जायांग है, इसके प्रत्येक अवयव को, जायांग के प्रत्येक अवयव को अपन क्या कहते हैं? जो जायांग है उसके प्रत्येक अवयव को, जायांग के प्रत्येक अवयव को अपन क्या कहते हैं? स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। स्त्री केसर या अंडक। जायांग के प्रत्येक अवयव को किस नाम से जानते हैं? स्त्री केसर या अंडक। या आप पुष्प देखोगे, इस पुष्प के सबसे भीतरी भाग, पुष्प का सबसे भीतरी भाग होगा इस तरह का, ये इसका नाम अपन कहेंगे ये क्या है? ये स्त्री केसर या अंडक है सबसे भीतर की ओर। इसके बाद यहाँ पुंकेसर है। ठीक है, ये पुंकेसर है, इस तरह से ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। तो पुष्प के मादा भाग को अपन क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। इसके प्रत्येक अवयव को अपन स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। स्त्री केसर या अंडक, या इसका नाम एक और लिखा होता है गुरु बीजाणु पर्ण। इसका एक और नाम लिखा होता है गुरु बीजाणु पर्ण। ठीक है, मेगास्पोरोफाइली। तो स्त्री केसरी अंडक है। अब स्त्री केसरी अंडक के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसरी अंडक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा अपन कहते हैं वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। 3 भाग होते हैं। पहला भाग है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। ठीक है, किसके कितने भाग है? 3 इसके भाग है। किसके भाग है? 3 स्त्री केसर के। तो स्त्री केसरी अंडक है, एक ही चीज है, कार्पल कहते हैं अपन। स्त्री केसरी अंडक है, उसके 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये एक्चुअल में एक वर्तिकाग्र है, ये परागकणों को एकत्रित करती हैं, चिपचिपी होती हैं, या परागकण है उसके लिए बैठने के लिए जगह है। परागकण के अवतरण मंच है, यानी परागकण आओ बैठो यहाँ वर्तिकाग्र के ऊपर। वर्तिकाग्र का एक ही काम है भाई, परागकण घूम रहा है उसको चिपका लो, क्या करो? परागकण आए उसका स्वागत करो, आप बैठो आराम से। वर्तिका एक लंबी नली होती है, अंडाशय एक गोल संरचना होती है। अंडाशय के अंदर अपने को क्या दिखाई देती है? अंडाशय के अंदर एक संरचना दिखती है जिसका नाम होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड। अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम होता है बीजांड। अब आपने देखा होगा कि ये पुष्प है, इस पुष्प में ये सब भाग जड़ जाते हैं और पुष्प से क्या बनता है? फल। अब ये जो अंडाशय भित्ति है उससे तो बनती है फल भित्ति, और बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा। इस प्रकार पुष्प से क्या बनता है? फल बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब मैं आपको 2-3 छोटे छोटे सवाल बताता हूं। सबसे पहले है एक अंडपी। क्वेश्चन पूछा जाता है एक अंडपी क्या है? एक अंडपी, द्विअंडपी और बहुअंडपी, 3 चीजें हैं, 3 छोटी छोटी परिभाषा है। एक अंडपी किसे कहते हैं? द्विअंडपी किसे कहते हैं? और बहुअंडपी किसे कहते हैं? एक चित्र बनाऊंगा, चित्र बनाते ही आप उसकी परिभाषा बता दोगे, एक अंडपी, द्विअंडपी और बहुअंडपी। ठीक है, मैं आपके सामने 3 पुष्प बनाऊंगा, आपको आराम से उससे क्या होगा? उत्तर आ जाएगा आपके दिमाग में। ध्यान से आप बताना मुझे कि क्या होगा।
नाम से ही पता चल जाएगा आपको। ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या कलाकारी कर रहा हूं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम की सहायता से आपको क्या करना, आंसर देना है कि सर डायग्राम क्या बना है। एक अंडपी, द्विअंडपी और बहुअंडपी की परिभाषा है वो आपसे पूछी जा रही है। इस डायग्राम में आपको क्या है, ये अंडप या स्त्री के सर कितना दिख रहा है, एक। परिभाषा इस शब्द के अंदर ही है, ऐसा पुष्प जिसमें एक अंडप होता है। ऐसा पुष्प जिसमें एक अंडप होता है उसे एक अंडपी पुष्प कहते हैं। और ऐसा पुष्प जिसमें दो अंडप होते हैं, अंडपों की संख्या क्या होती है, दो। द्विव मतलब दो, अंडप मतलब अंडप, समझ गए। और ऐसा पुष्प जिसमें दो से अधिक अंडप होते हैं, ऐसा पुष्प जिसमें दो से अधिक अंडप होते हैं। तो अपन ने बताया परिभाषा, जिसमें ऐसा पुष्प जिसमें दो से अधिक अंडप होते हैं, दो से अधिक अंडप होंगे उसको कहेंगे बहुअंडपी। ऐसा पुष्प जिसमें दो अंडप होते हैं द्विअंडपी, और ऐसा पुष्प जिसमें एक अंडप होता है उसको एक अंडपी। तो एक अंडपी, द्विअंडपी और बहुअंडपी अपन ने तीन प्रकार पढ़े हैं। ये परिभाषा छोटी छोटी याद होनी चाहिए आपको। एक अंडपी क्या है, द्विअंडपी क्या है, बहुअंडपी क्या है। ऐसा पुष्प जिसमें एक अंडप होता है उसको एक अंडपी, और ऐसा पुष्प जिसमें दो अंडप होते हैं उसको द्विअंडपी, और दो से ज्यादा मैंने अंडप बनाए तो इसका नाम होगा बहुअंडपी। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें इस ये कितने अंडपी पुष्प है। ठीक है, आप लोग बताना कि सर आपने जो ये गोला किया है, गोल चक्कर बनाया है, उसमें कितने अंडप है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब इसमें एक परिभाषा तो आपकी क्लियर हो गई है, एक अंडपी, द्विअंडपी, बहुअंडपी वाली। और ये आपको समझ में आ गए होंगे अलग अलग भाग भी। ऐसी बात नहीं है कि ये ज्यादा भारी टॉपिक नहीं, इजीली है। अब उसके बाद में आता है वियुक्त अंडपी, वियुक्त अंडपी और युक्त अंडपी, युक्त अंडपी। वियुक्त अंडपी और युक्त अंडपी, इसको संयुक्त अंडपी भी कहते हैं। ठीक है, संयुक्ता क्या है, अंडपी क्या है, और वियुक्ता। अब दो डायग्राम इसमें भी अपन दो चित्र बनाएंगे, उससे आपके क्लियर हो जाएगा। ये जैसे पुष्प है और ये जैसे पुष्प है। ठीक है, आप डायग्राम देख के आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें आपने इस तरह से देखा, ठीक है। तो वी मतलब होता है पृथक पृथक। जब पुष्प में क्या होते हैं, अंडप एक दूसरे से अलग होते हैं। जब पुष्प में अंडप एक दूसरे से पृथक होते हैं, पुष्प में जब अंडप एक दूसरे से पृथक होते हैं तो उसे कहते हैं वियुक्ता अंडपी। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि पुष्प देखा आपने, उसमें अंडप एक दूसरे से अलग है तो उसको कहते हैं वियुक्त अंडपी। और पुष्प में जब अंडप एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, अब ये संयुक्त कोई वर्ड देता नहीं, सीधा यू लिखता है और यहाँ वी लिखता है। ठीक है, तो अपने को क्या है कि वी का मतलब याद रखना है। वी का मतलब होता है पृथक पृथक। क्या होता है, पृथक यानी अलग अलग। और युक्ता मतलब होता है जुड़े हुए। ये आप लोग क्या है, ऐसा थोड़े बहुत अपनी हिंदी भी तेज रखो, बायोलॉजी में हिंदी भी थोड़ी तेज होनी चाहिए। परिभाषा कई बार प्रश्नों के अंदर ही परिभाषा होती है, लेकिन बच्चे सोचते हैं क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो अपने को थोड़ा टेक्निकल माइंड भी रखना पड़ेगा। पुष्प में अंडप आपस में जुड़े हुए, अंडप आपस में जुड़े हुए, उसको कहते हैं संयुक्त अंडपी। तो संयुक्त अंडपी का मतलब है पुष्प है, उस पुष्प में अंडप आपस में जुड़े हुए हैं, तब उसको क्या कहते हैं, संयुक्त अंडपी। और अंडप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो उसको कहते हैं वियुक्त अंडपी। तो अपने को दो परिभाषा अपने को याद हो गई होगी, वियुक्त अंडपी क्या है और युक्त अंडपी क्या है। यानी ये एपोकार्पस है, ये क्या है, एपोकार्पस है। अपने इंग्लिश तो ज्यादा है नहीं। फिर उसके बाद ये सिनकार्पस है। ये अपने ध्यान रखना है कि अगर अंडप है या स्त्री केसर है
दोनों एक दूसरे से अलग है। देखो मैंने इसमें चित्र बनाए, क्या आपको ये जुड़े हुए दिख रहे हैं? नहीं, अलग अलग है। कैसे हैं? अलग अलग है। क्या इसमें अंडक जुड़े हुए हैं? हाँ, इसमें अंडक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब अंडक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसका नाम रख दो युक्ता अंडपी, और अंडक एक दूसरे से अलग अलग है तो उसको कहते हैं वियुक्ता अंडपी। ठीक है। अब अपन क्या है, इसमें आपको एक बीजांड है उसका थोड़ा जुड़ाव बताते हैं। बीजांड का जुड़ाव कैसे क्या होता है। बच्चों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, टाइम मिल गया आपको थोड़ा एक बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि अगला वीडियो कब अपलोड हो आपको पता चल जाए। अब अपन देखो ये बीजांड है, क्या है? ये पुष्प है, इस पुष्प के अंदर ये बीजांड है। ठीक है, थोड़ा आपको इस बीजांड के बारे में ले जाते हैं। ये पुष्प है, इसमें ये क्या है? अंडक या स्त्री केसर है। इस भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। और इस भाग को अपन कहते हैं अंडाशय। ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है, इस अंडाशय के अंदर एक बीजांड है। क्या है? एक बीजांड है। जैसे गेहूं है, जैसे आप देखोगे बाजरा है, जैसे चावल है, जैसे आपको बताना आम है। ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर एक बीजांड होता है। लेकिन मैंने एक डायग्राम और बनाया, इसमें इस तरह से मैंने क्या है, एक से ज्यादा बीजांड है उनको बना दिया, ऐसे बीजांड बीजांड बना दिए। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में ऐसा है जैसे तरबूज है। क्या है? तरबूज आप लोगों ने खाया होगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंडक में, जिनके बीज अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड भी होते हैं। ये थोड़ा आप याद रखना, ये अपने परिभाषा दी नहीं है, सिर्फ इन्होंने इतना ही लिखा है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पुष्प में अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड होते हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल आराम से याद रख सकते हो। गेहूं, बाजरा, चावल है, आम है, और ये तरबूज में एक से ज्यादा बीज है। जैसे आपसे बीज देख रहा पौधा है, वो फल, जो फल है उस फल के अंदर बीज ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उसके अंदर बीजांड ज्यादा है। अब क्या होता है, अब आपको थोड़ा इसमें परिभाषाएं छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स है उनको समझो। एक पॉइंट आएगा इसके अंदर अपरा। क्या आएगा? अपरा। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा बीजांड व्रंथ। क्या आएगा? बीजांड व्रंथ। और तीसरा पॉइंट आएगा नाभिका। क्या आएगा? नाभिका। ये तीनों आपको समझनी होगी अच्छी तरह से। बीजांड व्रंथ है, अपरा है और नाभिका है, तीन छोटी छोटी। नाभिका को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। बीजांड व्रंथ को कहते हैं फनिक्यूलस। क्या कहते हैं? फनिक्यूलस। और अपरा होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, आपको ध्यान से समझना किस तरह से क्या है। अब ये अपन एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये बीजांड का भाग है, बीजांड की भित्ति है, जहां से ये बीजांड जुड़ा होगा उसको कहते हैं अपरा। अपरा क्या है? अपरा एक्चुअल में एक ऐसी संरचना है, बीजांड अंडाशय भित्ति का वह स्थान, अंडाशय भित्ति का वह स्थान, अंडाशय भित्ति का वह स्थान जहां से बीजांड जुड़ेगा, जहां से बीजांड जुड़ेगा बीजांड व्रंथ द्वारा। किसके द्वारा? बीजांड व्रंथ द्वारा। बीजांड व्रंथ क्या है? बीजांड व्रंथ आपको बताना है, एक पतली धागे जैसी संरचना होती है। बीजांड व्रंथ एक पतली धागे जैसी संरचना होती है जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ती है। बीजांड व्रंथ एक पतली धागे जैसी संरचना है। बीजांड व्रंथ एक पतली धागे जैसी संरचना है। ये पतले धागे जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? पतले धागे जैसी संरचना होती है जो बीजांड को अंडाशय भित्ति से जोड़ती है। अंडाशय भित्ति इन द सेंस अपरा से जोड़ती है। जो अपरा से जोड़ती है, जो क्या करेगी? जो बीजांड व्रंथ को अपरा से जोड़ेगी। अब अपन कहेंगे तीसरा नाभिका। तो बीजांड का वह भाग जहां से वो क्या होगा आपको बताना है, बीजांड व्रंथ से जुड़ेगा। जैसे ये अपन कहेंगे बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ेगा, बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ रहा है उस भाग का नाम होता है नाभिका। क्या होता है? नाभिका। ठीक है, तो नाभिका क्या है? बीजांड का एक भाग है जहां से आके बीजांड व्रंथ जुड़ रहा है। अपरा क्या हो गया? अपरा अंडाशय भित्ति का वह स्थान,
अंडा से भित्ति का वह स्थान जहां से बीजांड जुड़ा होता है, जहां से क्या होगा, बीजांड जुड़ा होता है। किसकी सहायता से? बीजांड व्रंथ की सहायता से। बीजांड व्रंथ क्या है? पतले धागे जैसी संरचना है जो बीजांड को अंडा से भित्ति यानी अपरा से जोड़ता है। नाभिका क्या है? नाभिका बीजांड का वह स्थान है जहां से बीजांड व्रंथ आकर जुड़ता है। अब मैं एक और डायग्राम, थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाऊंगा आपके, उससे तीनों क्लियर हो जाएंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कौन कहाँ पे क्या है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। परिभाषा तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। आप सोचोगे सर समझा देंगे, परिभाषा भी सर याद करा दे तो ठीक है। बच्चों परिभाषा तो आपको खुद को थोड़ी बहुत लिख लिख के याद करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग क्या है कि ऐसे पोल में ढोल बजाने की कोशिश मत करना कि हाँ भाई हमने सुना और ठीक है। ऐसा कोई होशियार नहीं होता है कि सुनते ही उसको याद हो जाए, ठीक है। सब क्या है नॉर्मली होते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिस करता है उसको तो एकदम अच्छा याद रहता है, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, भूल जाते हैं। ये क्या है, ये आपको 3 पॉइंट्स है, इनको ध्यान से आपको समझना है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है बीजांड, क्या है, ये है बीजांड, ठीक है। ये है नाभिका, क्या है, नाभिका। और ये क्या है, बीजांड व्रंथ, क्या है, बीजांड व्रंथ। और ये क्या है, अपरा, क्या है, अपरा। अब थोड़ा आप ही क्लियर हो गया होगा। बीजांड का वह स्थान, बीजांड का वह भाग, बीजांड का वह भाग, बीजांड है इसका वह भाग जिससे आके बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है, या जिससे बीजांड ग्रंथ जुड़ता है। बीजांड ग्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ेगा, इतना सारा बीजांड यहां से नहीं जुड़ा, यहां से नहीं जुड़ा। बीजांड ग्रंथ जहां से बीजांड से जुड़ता है उस भाग को कहते हैं नाभिका। अब उसके बाद अपन कहते हैं बीजांड ग्रंथ क्या है, पतले धागे जैसी संरचना है जो बीजांड को अपरा से जोड़ती है। अपरा क्या है, अंडाशय का, अंडाशय भित्ति का वह स्थान जहां से बीजांड ग्रंथ आके जुड़ता है। अपरा का काम होता है इसको न्यूट्रिशन देना। तो ये आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। अब अपन क्या है, इस बीजांड पे कंसंट्रेट करेंगे। अपना टारगेट अब नेक्स्ट होगा बीजांड, क्या होगा, बीजांड होगा। तो अपन ने इसमें 2-3 छोटी छोटी परिभाषा पढ़ ली। एपोकार्पस यानी संयुक्त अंडपी, वियुक्त अंडपी, एक अंडपी, द्विअंडपी, बहुअंडपी। अब लिखा हुआ है G2, यानी आप बताओगे द्विअंडपी। ऐसा निशान बना हुआ है संयुक्त अंडपी, ठीक है। G1 एक अंडपी, वियुक्त अंडपी या पृथक अंडपी। तो अपने को ये थोड़ा ये सिंपल आएगा, आपके लिए पढ़ रखा आपने वैसे, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब बच्चों अपन क्या है, नेक्स्ट है जिसका नाम है बीजांड की संरचना। क्या है, बीजांड की संरचना, उसका अध्ययन करेंगे। बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बीजांड की संरचना है उसको आपको समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी आता है बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करो। छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इसमें से, लेकिन अपन क्या है एकदम बढ़िया समझ लेंगे इस बीजांड की संरचना को। ये आपको कैसा ही सवाल आओ आप राइट कर दोगे। तो बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है। बीजांड का आकार होता है गोल। कैसा होता है, ये गोलाकार संरचना होती है। बीजांड अंडाशय में स्थित होता है। बीजांड कहाँ स्थित होता है, अंडाशय में। अब बच्चों को ये पता नहीं होता है एक्चुअल में बीजांड फूल के अंदर अंडाशय होता है, वहां स्थित होता है। बीजांड अंडाशय में स्थित होता है। तो जैसे आपसे पूछा बीजांड कहाँ स्थित है, अंडाशय में स्थित है। अब अपन ये बीजांड है उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये बीजांड है, क्या है, बीजांड है। बीजांड ये गोल आकार की संरचना है, अंडाशय में स्थित होती है और एक पतले धागे जैसी संरचना द्वारा यह अंडाशय भित्ति से जुड़ी होती है, जिसका नाम होता है बीजांड व्रंथ। क्या होता है, बीजांड व्रंथ। यानी ये पतले धागे जैसी संरचना द्वारा अंडाशय भित्ति से जुड़ी होती हैं, जिसका नाम होता है बीजांड ग्रंथ। और अंडाशय भित्ति की जिस स्थान से जुड़ती हैं उसका नाम होता है अपरा, ठीक है। और बीजांड की जिस स्थान से जुड़ती हैं उसका नाम होता है नाभिका, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताते हैं बीजांड के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है, ये बीजांड है। इस बीजांड के चारों तरफ ये आवरण है,
इस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं? सबसे पहले आप यहां से लाइन उठाओगे कि बीजांड के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं? अध्यावरण। बीजांड के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को क्या कहते हैं? अध्यावरण के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा कि बीजांड के चारों तरफ जो आवरण है उस आवरण को क्या कहते हैं? अध्यावरण। अध्यावरण के दो स्तर होते हैं, एक होता है बाह्य अध्यावरण। क्या होता है? बाह्य अध्यावरण। और एक होता है अंत अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण के दो स्तर होते हैं, अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। ठीक है, अब अपन कहते हैं अध्यावरण क्या है? बीजांड के चारों तरफ जो आवरण है, बीजांड के चारों तरफ जो आवरण है उस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। ठीक है, अब अगर बीजांड के चारों तरफ एक आवरण है तो उसको क्या कहते हैं? एक अध्यावरणी बीजांड। मान लो दोनों में से एक स्तर उपस्थित है तो उसका नाम होता है एक अध्यावरणी बीजांड। और अगर दोनों आवरण उपस्थित हैं तो उसको कहते हैं द्वि अध्यावरणी बीजांड। उसको किस नाम से जानते हैं? द्वि अध्यावरणी बीजांड। और अगर उसके चारों तरफ अध्यावरण का आवरण नहीं है तब उसको कहते हैं अध्यावरण रहित बीजांड। ठीक है, तो अपन कहते हैं इसके चारों तरफ जो अध्यावरण है वो है क्या? ये बीजांड है। इस बीजांड के चारों तरफ जो आवरण होता है उस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरण के दो स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और अंत स्तर। यदि बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण दोनों होते हैं तो द्वि अध्यावरणी। एक होता तो एक अध्यावरणी और अध्यावरण नहीं होता तो अध्यावरण रहित बीजांड। अब बीजांड के आधार भाग को, ये बीजांड का ऊपर वाला भाग उसको आधार भाग कहते हैं। ठीक है, बीजांड के आधार भाग को क्या कहते हैं? निभाग। क्या कहते हैं? निभाग। बीजांड के आधार भाग को कहते हैं निभाग। ठीक है, ये बीजांड का आधार भाग है जिसको कहते हैं निभाग यानी चैलेजा। ठीक है, और ये आधार अध्यावरण को कहते हैं इंटीगुमेंट। ठीक है, अब बीजांड के आधार भाग को परिभाषा क्या है? बीजांड के आधार भाग को क्या कहते हैं? बीजांड के आधार भाग को अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के आधार भाग को क्या कहते हैं? अध्यावरण। और बीजांड का शीर्ष, ये बीजांड का शीर्ष है जहां अध्यावरण अधूरा होता है उसको कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। बीजांड का शीर्ष भाग, बीजांड का शीर्ष भाग, बीजांड का शीर्ष भाग जहां अध्यावरण अधूरा होता है। तो बीजांड का शीर्ष भाग, बीजांड का कौन सा भाग? बीजांड का शीर्ष भाग जहां अध्यावरण अधूरा होता है। जहां क्या होता है? अध्यावरण अधूरा होता है, यानी अध्यावरण यहाँ आया नहीं है, वहां एक छिद्र होता है, उस छिद्र का नाम होता है बीजांड द्वार। फिर अध्यावरण के भीतर की ओर, अध्यावरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग होता है। ये अध्यावरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग है। ये अध्यावरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग है जिसे कहते हैं बीजांड काय। जिसे किस नाम से जानते हैं? बीजांड काय के नाम से जानते हैं। बाहर अध्यावरण है और अध्यावरण के भीतर की ओर, अध्यावरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग होता है जिसे कहते हैं बीजांड काय। बीजांड काय का मतलब होता है शरीर। यही मेन है बीजांड में, यही बीजांड का शरीर बनाता है। यही मेन बीजांड का काय, मतलब बीजांड का काय का मतलब यह है, काय का मतलब होता है बॉडी, बीजांड की बॉडी। तो अध्यावरण के भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग होता है। अध्यावरण के भीतर की ओर, अध्यावरण के भीतर की ओर, अध्यावरण के भीतर की ओर, अध्यावरण के भीतर की ओर जो अध्यावरण है उसके भीतर की ओर बीजांड का मुख्य भाग होता है। बीजांड का मुख्य भाग होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। फिर आप बताओगे कि इस बीजांड के बीच में ये गोल आकार की संरचना होती है। बीजांड के बीचों बीच में गोल आकार की संरचना होती है जिसे कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश जिसे किस नाम से जानते हैं? भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। भ्रूणकोश, कोश। ठीक है, एम्ब्रियो सेक। तो बीजांड के बीचों बीच में एक गोल आकार की संरचना होती है जिसे कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश के अंदर क्या होती है? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। 3 कोशिकाएं किस ओर होती हैं? निभाग की ओर, प्रतिमुखी कोशिका।
एक बीच में होती हैं द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, और 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। तो इस तरह इसमें 7 कोशिका है। कितनी कोशिका है, 7 कोशिका है। तो अपन बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं। बीजांड की संरचना पढ़ते ही आप सबसे पहला बताओगे बीजांड गोल आकार की संरचना है। कैसे ही सवाल आओ बीजांड के, आप लोग बिल्कुल राइट करना बच्चों इसको, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को। बीजांड गोल आकार की संरचना है, यह अंडाशय में स्थित होता है। अब अपन कहेंगे बीजांड के आधार भाग को क्या कहते हैं, निभाग। ठीक है, बीजांड का शीर्ष भाग जहां अध्यावरण अधूरा होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। और बीजांड के चारों तरफ आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अध्यावरण। अध्यावरण के 2 स्तर हैं, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। अध्यावरण के आधार पर बीजांड 3 तरह का, एक अध्यावरणी, द्वि अध्यावरणी और अध्यावरण रहित। यदि एक स्तर पाया जाता है तो उसको कहते हैं एक अध्यावरणी बीजांड, दोनों स्तर पाए जाते हैं तो उसको द्वि अध्यावरणी, और ये अध्यावरण होता ही नहीं है तो अध्यावरण रहित बीजांड। अब बीजांड के आधार भाग को अपन ने कहा निभाग, और बीजांड के शीर्ष भाग को अपन ने कहा बीजांड द्वार। अब बीजांड के अध्यावरण के भीतर की और बीजांड का मुख्य भाग है, अध्यावरण के भीतर की और ये बीजांड का मुख्य भाग दिख रहा है हरे हरे कलर का, इसको कहते हैं बीजांड काय। ठीक है, बीजांड के ठीक बीच में गोल आकार की संरचना होती है जिसे कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि भ्रूणकोश में कितनी कोशिका और कितने केंद्रक। बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग एक बार डायग्राम बनाना कॉपी के अंदर और नामांकित करना। ठीक है, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। करोगे कि नहीं करोगे, नामांकित डायग्राम बनाओगे। थोड़ी सी मेहनत कर लो बच्चों, मेहनत में ही सब कुछ है। अपने क्या है कि एक बार याद कर लोगे तो बार बार याद करने की समस्या नहीं रहेगी। अब अपन देखते हैं कि ये बीजांड है। क्या है, ये बीजांड है। इस बीजांड के चारों तरफ आवरण है, इसका नाम है अध्यावरण। क्या है, अध्यावरण। और बीजांड के आधार भाग को क्या कहते हैं, निभाग। क्या कहते हैं, निभाग। बीजांड का अध्यावरण जहां अधूरा है उसको कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। आप नाम सदैव इधर ही लिखो, इधर लिखो, ऊपर नीचे मत लिखना। मैंने लिख दिया था वहां, और पछतावा हो मुझे कि मैंने बच्चों को गलत सिखा दिया। तो ये क्या है, बीजांड द्वार। फिर इसके बाद ये बीजांड के चारों तरफ आवरण है, इसका नाम क्या है, अध्यावरण है। आपको अगर क्लियर नहीं दिखता तो आप फोन की ब्राइटनेस को तेज कर लो। ब्राइटनेस तेज करती ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, क्लियर विजिबल होगा। अब ये अध्यावरण के भीतर की तरफ बीजांड का मुख्य भाग है जिसका नाम है बीजांड काय। क्या है, अध्यावरण के भीतर की और बीजांड का मुख्य भाग है जिसका नाम है बीजांड काय। बीजांड काय। ये अध्यावरण के भीतर के और बीजांड का मुख्य भाग है, मर्दूत्य की कोशिकाओं का बना हुआ है बीजांड काय। आप तो अच्छी सुंदर सुंदर कोशिका बनाना, ऐसे गोल गोल केंद्रक बनाना, अंदर केंद्रक बड़ा उसको स्पष्ट बनाना, फिर कोशिका दर बनाना। मैंने तो क्या गोल गोल बना दिया, आपको थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद आपको बताना है बीजांड के ठीक बीच में गोल आकार की संरचना होती है जिसे कहते हैं भ्रूणकोश। जिसे क्या कहते हैं, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में कितनी कोशिका होती है, भ्रूणकोश का मतलब है एम्ब्रियो सेक। क्या है, एम्ब्रियो सेक। अब बताओ भ्रूणकोश में कितनी कोशिका होती हैं। भ्रूणकोश में 7 कोशिका। कितनी कोशिका, 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, ये सवाल थोड़ा याद रखना, पूछ लेते हैं टीचर ने शौक पूरे करने के लिए, आपको भी आंसर दे देना है। अब अपन कह रहे हैं कि इसमें 3 कोशिका नींव भाग की ओर होती है। 3 कोशिका नींव भाग की ओर होती हैं जिनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं, 3 कोशिका नींव भाग की ओर होती हैं जिनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। और 3 कोशिका आपको बताना है किस तरह होती हैं, ये इस तरह होगी, इस तरह। इनका नाम होगा अंड समुच्चय। क्या होगा, अंड समुच्चय। किस तरह होगी बताओ बच्चों, बीजांड द्वार की ओर। अंड समुच्चय है, उसमें 2 कोशिका है, सहायक कोशिका। कितनी है,
अंड समुच्चय में दो कोशिका है, सहायक कोशिका। दो कोशिका कैसी है? सहायक है। ये एक और दो, ऐसी ये दो सहायक कोशिका है। कितनी है? दो सहायक। और बीच में एक कोशिका दिख रही है। इसमें अंड समुच्चय में दो सहायक कोशिका है और एक कोशिका जिसका नाम है अंड कोशिका। क्या है? अंड कोशिका। तीन कोशिकाएं हैं अंड समुच्चय में, अंड कोशिका। दो कोशिका तो हो गई सहायक कोशिका, ये दो हो गई सहायक और एक कोशिका हो गई अंड कोशिका। इसके बीचों बीच में, इसको बीचों बीच में एक द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक होता है। इसके बीचों बीच में एक क्या होगी? द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक होगी। द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक, द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक। तो इसमें क्या है? एक्चुअल में द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक में दो केंद्रक होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ये द्विगुणित होती है। बाकी सब कोशिका आपको अगुणित। जैसे एन 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 और ये 2n। क्या है? ये 2n है, यानी द्विगुणित है। बाकी सब n है, n है और ये क्या है? n है। तो आपने बताया कि ये निभाग की और तीन कोशिकाएं हैं। निभाग की और तीन कोशिकाएं, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये जो अपन कह रहे हैं इसके बीच में क्या है? बीचों बीच में एक कोशिका है जिसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं। वो होती है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। और इस तरफ ये तीन कोशिकाएं हैं बीजांड द्वार की और इसको कहते हैं अंड समुच्चय। इसमें दो कोशिकाएं सहायक कोशिका है और एक कोशिका का नाम क्या है? अंड कोशिका है। तो अंड कोशिका अगुणित है और सहायक कोशिका भी अगुणित है और ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित है और ये प्रतिमुखी कोशिका क्या है? अगुणित है। फिर उसके बाद आप बताओगे ये बीजांड की संरचना कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? या तो भ्रूण कोश पूछे, तो भ्रूण कोश तो छोटा ही है, 7 कोशिका 8 केंद्रक बता दोगे आराम से। और आपको कौन सी कोशिका कैसी होती है वो याद रखना है कि द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का होती है। अब यहाँ पे आपको क्या होगा? यहाँ पे आपको एक इस तरह की संरचना और दिखेगी जिसका नाम होगा तंतुरूपी समुच्चय। जो ये सहायक कोशिका है, उस सहायक कोशिका के आधार पर आपको क्या होगा? एक तंतुरूपी समुच्चय दिखाई देगा। ये तंतुरूपी समुच्चय क्या करता है? एक्चुअल में पराग नलिका आती है, उसके मार्ग निर्देशन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है बीजांड की संरचना में। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर ये समस्या है। आप ध्यान से वीडियो देखो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। अब अपन गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन को अपन क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब इसकी परिभाषा बताते हैं आपको। सबसे पहले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को, बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। परिभाषा हो गई। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। ये बीजांड काय है। क्या है? ये बीजांड है। बीजांड की संरचना अपन ने पढ़ ली है। ये बीजांड है। ठीक है, इस बीजांड काय है, ये बीजांड काय है। इस बीजांड काय का क्या होता है? एक स्तर है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस स्तर। क्या है? बीजांड काय का एक स्तर है जिसका नाम होता है हाइपोडर्मिस स्तर। हाइपोडर्मिस स्तर, हाइपोडर्मिस स्तर, ये हाइपोडर्मिस स्तर है बीजांड काय का, जिसको कहते हैं अधस्तर। क्या कहते हैं? अधस्तर, हाइपोडर्मिस स्तर। हाइपोडर्मिस स्तर की कोशिका होती है, कोई भी एक कोशिका क्या करती है? थोड़ा भोजन का संग्रह करती है। हाइपोडर्मिस स्तर की कोई भी एक कोशिका भोजन का संग्रह करती है, थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती है, भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है और थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती है। इसको कहते हैं प्रसूतक कोशिका। क्या कहते हैं? प्रसूतक कोशिका, आर्कियोस्पोरियल सेल। इसका नाम होता है प्रसूतक कोशिका को आर्कियोस्पोरियल सेल, प्रसूतक कोशिका। अब इस प्रसूतक कोशिका का विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है और दो कोशिका बनती है।
एक कोशिका को कहते हैं प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। और दूसरी कोशिका होती है, उसका नाम होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका। इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसी का नाम क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का नाम है। ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका तो आगे भित्ति के निर्माण में चली जाती हैं, इसको छोड़ो। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसका होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होगा? इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसका कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होते ही बनेंगे गुरु बीजाणु। क्या बनेंगे? ये गुरु बीजाणु बन गए। तो इस तरह से गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। तो गुरु बीजाणु का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बने हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु बने हैं, ये कौन से विभाजन से बने? अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री प्रथम होता है वो न्यूनकारी होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n से क्या हो जाती है? n। और यहाँ पे भी n। ये 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। चारों गुरु बीजाणु ऐसे एक सीधी पंक्ति में होते हैं। कैसे होंगे? ये एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। चारों गुरु बीजाणु एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हैं। 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। चारों गुरु बीजाणु ऐसे एक पंक्ति में व्यवस्थित हैं। 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। एक गुरु बीजाणु बचता है। ये गुरु बीजाणु क्या कहलाता है? सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या कहलाता है? सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है? ये आगे बीजांड का निर्माण करेगा। क्या करेगा? ये आगे बीजांड है, उसमें भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। क्या करेगा? भ्रूणकोश का, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा। तो सक्रिय गुरु बीजाणु है, वो मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा। तो इस तरह से गुरु बीजाणु जनन पूरा हो गया है। कि भाई गुरु बीजाणु जनन में सवाल आपसे पूछूंगा मैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु में से कौन सी कोशिका अगुणित होती है और कौन सी कोशिका द्विगुणित होती है? ये सवाल पूछा जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है, ये प्रसूतक कोशिका द्विगुणित है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका मैं बताऊंगा नहीं, अब उत्तर पता चल जाएगा। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका को भी कहते हैं। इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सी कोशिका होती है वो अगुणित होती है, कौन सी द्विगुणित। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं। इस क्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। आपने क्या देखा? ये हाइपोडर्मिस स्तर है, जो ये बीजांड काय है, बीजांड काय का जो हाइपोडर्मिस स्तर है, बीजांड काय का जो हाइपोडर्मिस स्तर है, उसकी कोई भी ये कोशिका भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है और आकार बड़ी हो गई, उसका नाम होता है प्रासूतक कोशिका। प्रासूतक कोशिका का परिणत विभाजन होता है और 2 कोशिका बनती है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है और बनते हैं 4 गुरु बीजाणु। चारों एक सीधी पंक्ति व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार ये चारों में से 3 नष्ट हो जाएंगे। 3 क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। एक पीछे बचेगा, उसको कहेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु। ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करेगा? मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है और भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। इसका निर्माण करेगा, भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये जो 3 कोशिकाएं नष्ट होती हैं, ये एक्चुअल में क्या करती है? इस गुरु बीजाणु को भोजन प्रदान करती है। क्या करती है? गुरु बीजाणु को भोजन प्रदान करती है। बच्चों टॉपिक लेके आए यहाँ पर मादा युग्मोद्भिद का विकास। किसका? मादा युग्मोद्भिद का विकास। मादा युग्मोद्भिद मतलब है फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद का विकास। अगर आपको साफ नहीं दिखता तो आप फोन की थोड़ी ब्राइटनेस है उसको तेज कर लेना बिल्कुल, और क्लियरिटी है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या है 1080 पे लेके चले जाना, आपको बिल्कुल अक्षर साफ दिखेंगे।
नेट तो आपका खर्च होगा थोड़ा, लेकिन आपको क्या है, पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा। तो मादा युग्मोद्भिद का विकास में आपको ऐसे समझना है कि जो गुरु बीजाणु है, सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। सबसे पहले आप बताओगे सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। सक्रिय गुरु बीजाणु जो बना था गुरु बीजाणु जनन से, ये मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। ये मादा युग्मोद्भिद विकास की कैसी कोशिका है? प्रथम कोशिका है। सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका होती हैं, ठीक है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु, ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है? भोज्य पदार्थ का संग्रह करेगा। क्या करेगा? भोज्य पदार्थ का संग्रह करेगा और आकार में बड़ा हो जाएगा। इसका नाम होगा भ्रूणकोश मात्र कोशिका। इसका नाम क्या होगा? भ्रूणकोश मात्र कोशिका, प्राथमिक भ्रूणकोश मात्र कोशिका। इसका नाम होगा प्राथमिक भ्रूणकोश मात्र कोशिका। पहले इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनेगी। पहले इसमें छोटी छोटी क्या बनेगी? रिक्तिकाएं बनेगी। फिर रिक्तिकाएं आपस में संयुक्त होगी और एक बड़ी रिक्तिका बन जाएगी। तो जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। ये भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं और आकार में बड़ी हो जाती हैं। इसका नाम होता है प्राथमिक भ्रूणकोश, प्राथमिक भ्रूणकोश मात्र कोशिका। पहले इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती है। पहले इसमें कैसी रिक्तिकाएं बनती हैं? छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती हैं जो आपस में संयुक्त होकर बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं। जो आपस में संयुक्त होकर क्या करती हैं? बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं। अब अपन कहते हैं कि इसमें केंद्रक है। इसमें क्या है? ये केंद्रक है। केंद्रक है, इसका 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। पहली बार केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा, पहली बार केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा और दो केंद्र, पहली बार केंद्रक का क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और केंद्रक के समसूत्री विभाजन से आपको बताना है, ये नाम याद रखना, समसूत्री, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है। तो बेचारी आगुणित है, कैसे अर्धसूत्री होगा? और क्या करेंगे? समसूत्री होगा आगुणित का, फिर अपन क्या करेंगे और क्या अध्ययन करेंगे क्या? तो समसूत्री ही होगा। क्या होगा? समसूत्री होगा। तो दो केंद्रक बनेंगे। कितने केंद्रक बनेंगे? इसमें जो केंद्रक है उसका 3 बार समसूत्री विभाजन हुआ। पहली बार समसूत्री विभाजन 2 केंद्रक बने। दोनों केंद्रक ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। कितने केंद्रक बने बच्चों? 2। कितने बने? 2 केंद्रक बने। दोनों केंद्रक कहां चले गए? ध्रुवों की ओर चले गए। दोनों केंद्रक कहां चले गए? ध्रुवों की ओर चले गए। इनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुव की ओर चले जाएंगे, विपरीत ध्रुव की ओर, तो इनका नाम हो जाएगा ध्रुवीय केंद्रक। हो गया? कोई बात नहीं, हो गया। तो अब इसका फिर दूसरी बार समसूत्री विभाजन होगा। कितनी बार होगा? दूसरी बार। और कितने बनेंगे? 2 से 4। कितने बनेंगे? फिर तीसरी बार समसूत्री विभाजन होगा। तीसरी बार क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। तीसरी बार समसूत्री विभाजन हुआ और कितने केंद्रक बन गए? 8। कितने बन गए? 8 बन गए। दोनों ध्रुवों पर बताओ कितने कितने केंद्रक है? 4। कितने हैं? दोनों ध्रुवों पर 4 केंद्रक है। फिर अभी तक इन केंद्रक के चार तरफ कोशिका भित्ति नहीं बनी है, ठीक है। अब एक एक ध्रुवीय केंद्रक मध्य की ओर आता है। एक एक ध्रुवीय केंद्रक कहाँ आएगा? मध्य की ओर आएगा। एक एक ध्रुवीय केंद्रक मध्य की ओर आएगा। आ गया मध्य की ओर एक एक ध्रुवीय केंद्र। अब ध्रुवों पर कितने कितने केंद्रक बचे? 3। ध्रुवों पर कितने कितने केंद्रक बचे? 3 केंद्रक बचे। केंद्रक आगुणित के ध्यान रखना। अब क्या होगा? इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बनेगी। इनके चारों तरफ क्या बनेगी? कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। इनके चारों तरफ ऐसे कोशिका भित्ति का निर्माण, थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य इकट्ठा होगा और इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाएगी। इनके चारों तरफ क्या बनेगी? कोशिका भित्ति बनेगी। और क्या होगा? ये अब बीच में जो ये कोश 2 केंद्र है वो आपस मिलेंगे और क्या बनाएंगे? एक केंद्र बन जाएगा। तो इस तरह से ये भ्रूणकोश बन गया। क्या बन गया? ये भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश को अपन क्या कहते हैं? पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। इसमें 7 कोशिका कितनी है?
7 कोशिका है और 8 केंद्रक है। कितने केंद्रक है? 7 कोशिका है और 8 केंद्रक है। 3 कोशिका प्रतिमुखी है जो कि नींव भाग की ओर है। 3 कोशिका प्रतिमुखी है, ये तीनों कोशिका जो नींव भाग की ओर है। 3 कोशिका है वो अंड समुच्चय है। अंड समुच्चय में 2 कोशिका तो है सहायक। 2 कोशिका क्या है? सहायक है। 2 कोशिका क्या है? सहायक है। और 1 कोशिका क्या है? अंड कोशिका। और बीच में एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र है। बीच में एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र है जो कि द्विगुणित द्वितीयक केंद्र है वो 2n है। क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से बना है। बाकी सब क्या है? अगुणित है। ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, हैप्लॉइड है। क्या है? तो ये इस प्रकार से मादा युग्मोद्भिद का विकास हो गया है। तो मादा युग्मोद्भिद का विकास में आप बताओ कि सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका है। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है ये मादा युग्मोद्भिद विकास की प्रथम कोशिका। ये मादा युग्मोद्भिद विकास हुआ किससे स्टार्ट हुआ? सक्रिय गुरु बीजाणु से। सक्रिय गुरु बीजाणु ने किसका संग्रह किया? भोज्य पदार्थ का आकार बड़ी हो गई। इसका नाम हो गया प्राथमिक भ्रूणकोश मात्र कोशिका। ये आगे भ्रूणकोश बना है, ये भ्रूणकोश मात्र कोशिका। पहले इसमें छोटी छोटी रिक्तिका बनी है। पहले इसमें क्या बनी है? छोटी छोटी रिक्तिका। फिर आपस में रिक्तिकाएं संयुक्त हुई, एक बड़ी रिक्तिका बन गई। केंद्रक परिधीय भाग में है। इसका 3 बार, कितनी बार? 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। पहली बार समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं, दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। फिर विभाजन होता है, 2 केंद्रक से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं। तीसरी बार समसूत्री विभाजन से फिर उसके बाद एक एक केंद्रक होता है, बीच में आता है और एक केंद्रीय कोशिका बनाता है, सेंट्रल सेल बनाता है। सेंट्रल सेल का नाम होता है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। ये क्या है? ये कोशिकाएं हैं इस तरह से। तो आपने इसको देखा कि भाई किस तरह से क्या घटनाएं हुई हैं। आपको ये सारी घटनाएं याद रखनी। ये नाम मैंने प्रतिमुखी कोशिका, अंड कोशिका सब बता रखे हैं। तो आपको इस तरह से मादा युग्मोद्भिद का विकास याद करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।